ग्रिफिथ टेलर टेलर मोदी ने क्या बताया है, इसका सारांश यही है कि न तो प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करो और न प्रकृति के दास रहो। मतलब प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए हुए अपन अपना विकास कर सकते हैं, अपन आगे बढ़ सकते हैं ना। तो इस हिसाब से कई देश जैसे आज आगे बढ़ने की चाह में इतनी कंपटीशन प्रतियोगिताएं हो रही है, दौड़ हो रही है, तो आपस में क्या कर रहे हो, कोई कल कारखाने खोल रहे हैं, कोई क्या कर रहा है, कोई कितना पोल्यूशन हो रहा है। तो इसमें सब जैसे अभी लॉकडाउन लगा था, कितना पोल्यूशन कम हुआ ना। दिल्ली मुंबई जैसे बड़े बड़े शहर हैं, वहां भी आसमान साफ दिखने लग गया। क्यों? नदियों का जल बिल्कुल साफ स्वच्छ। क्यों? क्योंकि प्रदूषण नहीं हो रहा है। तो इससे मतलब अपन ऐसे कार्य करें कि इससे प्रकृति को नुकसान नहीं हो। तीनों उदाहरण समझ में आ गए ना। निश्चयवाद रेड जेल, संभववाद संभववाद के जनक कौन है? ब्लांस महोदय, पाल विडाल डिला ब्लांस, बड़ा है नाम लेकिन आपको ब्लांस महोदय याद रखना। और नव निश्चयवाद ग्रिफिथ टेलर। तो अपन ने प्रकृति की बात कर ली, प्रकृति कैसी है, भूगोल की, मानव केंद्रित है, और इस हिसाब से अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? कीमतों से, और भूगर्भ शास्त्र का चट्टानों से, वनस्पति शास्त्र का पौधों से। तो इस हिसाब से मानव भूगोल है, इसका संबंध किससे है? स्थान से है, और मानव को केंद्रित माना गया है। इसमें किसको माना गया है? मानव को। इसमें मानव और समाज है और धरातल है, इन दोनों के बीच में जो कैसे अध्ययन है, इनका विश्लेषणात्मक अध्ययन क्या कहलाता है? मानव भूगोल। ये किसने कहा था? रेड जेल ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र को समझिए। प्रश्न लिख लिया, अब इसका 4-5 लाइनों में उत्तर लिखो। लिखिए मानव भूगोल, लास्ट क्वेश्चन है, अपन फिर दूसरा लेसन देखेंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। मानव भूगोल, मानव व उससे संबंधित, मानव भूगोल मानव व उससे संबंधित क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विषय है। मानव भूगोल मानव व उससे संबंधित क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विषय है। सिर्फ हर एक लाइन में सारांश की बात, उनका अर्थ छिपा हुआ है। किससे संबंधित है? मानव से संबंधित। आगे लिखो, उसका विषय क्षेत्र, उसका विषय क्षेत्र अत्यधिक व्यापक, उसका विषय क्षेत्र अत्यधिक व्यापक एवं अंतर संबंधित स्वरूपों को दर्शाता है। अंतर संबंधित स्वरूपों को दर्शाता है। नेक्स्ट लिखो, मानव भूगोल सामान्यतः, मानव भूगोल सामान्यतः विभिन्न क्षेत्रों, मानव भूगोल सामान्यतः विभिन्न क्षेत्रों, और ब्रैकेट में लिख लेना राज्य, राष्ट्र, प्रदेश, ब्रैकेट में लिख लेना राज्य, राष्ट्र, प्रदेश में निवास करने वाली जनसंख्या व उससे संबंधित आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय व ऐतिहासिक, तथ्यों का
तथ्यों का समायोजित अध्ययन करता है। समायोजित अध्ययन करता है। भाई राज्य, राष्ट्र, प्रदेश क्या है? अरे आपको ध्यान है भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ध्यान है क्या? मैंने वीडियो के माध्यम से बताया था और पहले भी जो कक्षाएं ली थी उन्हें भी बताया था। भारत का पूरा आपको आपके दिमाग में छपा होना चाहिए। भारत पहले 29 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। अब आपको ध्यान होना चाहिए 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। 9 नहीं है, बताया था ना मैंने, भूल गए सब? अरे ये 7 तो पहले ही थे, फिर जम्मू और लद्दाख 2 बन गए, लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये सॉरी दमन और दीव और दादरा व नगर हवेली 2 थे ना, इन दोनों को क्या कर दिया 26 जनवरी को 1 कर दिया। ये गुजरात वाला चित्र है, यहीं पर है ना, ये इधर यहाँ पर दमन व दीव, दादरा व नगर हवेली, इन दोनों को मिलाकर के 1 कर दिया। ये आपका लक्षद्वीप है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पांडिचेरी है, पुदुचेरी। तो 1 2 3 4 5 5 थे, 4 ही रह गए। अब इधर दिल्ली और चंडीगढ़ और इधर जम्मू और लद्दाख, 2 2 4 1 5 6 7 8 हो गए ना। अगर इनको दोनों को अलग अलग मानोगे तो 9 जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, 8। अब वो कौन से कहाँ है, मैप बनाओ और उसमें भरना सीखो। जिस बच्चे को अगर मानचित्र पूरे आ रहे हैं भारत का, राजस्थान का और संसार में जैसे मुख्य मुख्य चीजें आनी चाहिए ना, भाई उष्ण कटिबंध कौन सा है, शीतोष्ण कौन सा है, शीत कौन सा है, अपन अगला वाला लेसन चालू करेंगे, थोड़ी सी वो चीजें बताऊंगा, 2-3 लाइनें इसमें और लगी, लिख लो एक बार। हाँ क्या समायोजित अध्ययन करता है, ये लिखा ना लास्ट में, क्या लिखा, समायोजित अध्ययन करता है। आगे लिखो मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में मुख्यतः जनसंख्या संसाधन, मुख्यतः जनसंख्या संसाधन, प्राकृतिक संसाधनों, प्राकृतिक संसाधनों प्राकृतिक वातावरण, प्राकृतिक वातावरण समायोजन व प्रादेशिक संगठन, समायोजन व प्रादेशिक संगठन, सांस्कृतिक वातावरण, कॉमा कॉमा लगा के सांस्कृतिक वातावरण, तथा कालिक विश्लेषण को, कालिक कालिक कहते हैं समय को, काल समझते हो, तथा कालिक विश्लेषण को शामिल किया जाता है, शामिल किया जाता है। कालिक विश्लेषण को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट लास्ट लाइन लिखो, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को दिए गए चित्र से समझा जा सकता है। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को दिए गए चित्र से समझा जा सकता है। सामने एक डायग्राम बनाया मैंने, छोटा सी लाइनें खींचनी है, इनमें लिखूंगा मैं कुछ जो चीजें लिखाई हैं, उन्हीं में से ये 5-6 चीजें हैं भाई, इस चित्र से समझ सकते हैं। मानव भूगोल का संबंध किससे है, इसका विषय क्षेत्र व्यापक है, जटिल है, बहुत विस्तृत है, लंबा चौड़ा है। मानव पृथ्वी पर निवास कर रहा है, क्या क्या क्रियाएं कर रहा है, पॉपुलेशन जनसंख्या, आगे चल करके अध्ययन करेंगे ना, भारत की जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या, कौन से महाद्वीप की कितनी है, सारी चीजों का अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत यहीं से होगी। तो ये चित्र एक बार बना लो, इसमें लिखा हुआ है जनसंख्या का, देखो इसमें ऊपरी पर लिख दो जनसंख्या या जनता, जनसंख्या या जनता। सबसे पहले मानव भूगोल से संबंधित पहला विषय क्षेत्र यही आ गया, ऐसे दोनों क्रॉस करके एक लाइन बीच में खींच देना है ना, फिर ऐसे बना लो डायग्राम। दूसरा है प्राकृतिक वातावरण, प्राकृतिक वातावरण। तीसरा है कालिक अनुक्रम,
कालिक, कालिक होता है समय, अनुक्रम, दूसरे प्रदेशों से संबंध, दूसरे प्रदेशों से संबंध। तीसरा समायोजन व प्रादेशिक संगठन, समायोजन व प्रादेशिक संगठन। और एक लास्ट हो जाए प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन। ये चीजें अपन ने हालांकि इसके विशेष क्षेत्र में व्याख्या में लिख ली, लेकिन ऐसा डायग्राम बना करके ऐसा बता देते हैं ना अपन, तो उससे एग्जाम्पल को बहुत प्रभाव पड़ता है। और चीजें वही है, एक बार इनको नोट कर लो, इसे बना लो। हाँ, कोई चीज समझ में नहीं आई तो बताओ मेरे को। ये जनसंख्या या जनता सबसे पहले यही होगी, इसके बाद प्राकृतिक वातावरण, एनवायरनमेंट कैसा है, कालिक अनुक्रम, समय के अनुसार अलग अलग है ना, आदि मानव कैसे रहता था, फिर बीच वाला प्राचीन इतिहास, बीच वाला मध्य इतिहास, फिर एक आधुनिक इतिहास अभी वर्तमान में चल रहा है, आगे आने वाला भविष्य होता है, काल होता है ना समय। दूसरे प्रदेशों से संबंध, रिलेशन होते हैं ना, अरे अपनी रिश्तेदारियां होती है, वैसे एक देश का दूसरे साथ के देश के साथ संबंध नहीं होते, एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ संबंध होते हैं। तो प्रदेशों के साथ संबंध, समायोजन व प्रादेशिक संगठन, एडजस्टमेंट भी करना पड़ता है, कई चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। प्रादेशिक संगठन, किसी के पास क्या है तो किसी के पास क्या है, सभी अपने आप में आत्मनिर्भर नहीं होते ना, एक दूसरे पर क्या होते हैं, निर्भर रहते हैं। प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, जो प्राकृतिक संसाधन का मतलब अपन कितने खनिज संसाधन अपन काम में ले रहे हैं, वो सब अपने को कहाँ से मिल रहा है, प्रकृति से। और अपन ने थोड़ी बनाया, समय के अनुसार पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, डीजल, ये सब सारी जीवाश्म ईंधन है, सब धरातल में से निकल रहे, सोना चांदी, अपन जितनी महंगी धातुएं हैं, सब कहाँ से मिल रहे हैं अपने, सारी प्राकृतिक संसाधन है, समझ गया ना, ये सारी चीजें। ये मानव भूगोल का जो पहला लेसन था आपका, प्रकृति विशेष क्षेत्र से संबंधित, इतना अगर आप कर लोगे काफी है। एक चीज आप फिर कॉपी बनाना अभी रख तो कोई बात नहीं, रख ले, दिक्कत नहीं है। एक अलग से 40-50 रुपए का प्रैक्टिकल रजिस्टर आता नहीं सर, बढ़िया वाला, वो लेना, और उसके अंदर सबसे पहले मैप बनाना, राजस्थान भारत, पहले तो संसार का। अब आगे वाला जो लेसन में चालू करने जा रहा हूँ, विश्व की प्रमुख जनजातियां, विश्व की प्रमुख जनजातियां। इससे पहले आप थोड़ा बहुत ऐसे समझो कि जो अपनी पृथ्वी है, दिख रही है, ग्लोब देखा ना आपने, ग्लोब नहीं देखा, ये ग्लोब बन गया साहब, इस पर ये कुछ रेखाएं हैं, इनका नामकरण कर दिया, अक्षांश और देशांत रेखाएं हैं। ये बीच वाली रेखा कौन सी है, भूमध्य रेखा, कौन सी है, भूमध्य रेखा। यहाँ पर ये 23.5 डिग्री नॉर्थ में, देखो यहाँ से ये नॉर्थ पार्ट और ये साउथ पार्ट, दो भाग होते हैं, पृथ्वी के दो भाग हो गए, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया और ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। बीच में भू यानी पृथ्वी और मध्य यानी बीचों बीच में, इस पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा भूमध्य रेखा है। यहाँ 23.5 नॉर्थ में कर्क रेखा है, कौन सी रेखा है, कर्क। 66.5 यहाँ नॉर्थ में कौन सी है, आर्कटिक, कौन सी है, आर्कटिक। और ये 90 डिग्री नॉर्थ में कौन सा ध्रुव आ गया, 90 डिग्री नॉर्थ में नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव। ध्रुव समझते हो ना, पोलर। पृथ्वी पर कभी घूमे थोड़ी इतने, अरे नहीं घूमे क्या, घूमने के बाद में पहले इसको समझ लो। यहाँ साउथ पार्ट है 23.5, ये साउथ, यहाँ पर कौन सी है, मकर रेखा। अभी इसे सिर को मत पकड़ो, मैं बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूं, कोई चीज समझ में नहीं तो मेरे को पूछ सकते हो आप, एनीवन, कोई सा भी क्वेश्चन, समझ रहे हो। इस ग्लोब को समझेंगे, संसार के मानचित्र को समझेंगे। अभी मैं इसको मैं बताऊंगा, कनाडा में रहती है, उत्तरी साइबेरिया में रहती है, ग्रीनलैंड में रहती है। अब आपको ये जानना चाहिए कनाडा कहाँ है, उत्तरी साइबेरिया कहाँ है, सारी चीजें ध्यान होनी चाहिए ना। तो ये आपकी, पहले एक बार इसको बताओ, मकर रेखा है, ये 66.5 साउथ में कौन सी है, अंटार्कटिक। व्रत कह दो या रेखा कह दो,
अंटार्कटिक रेखा, और ये 90 डिग्री साउथ में कौन सा है, दक्षिणी ध्रुव। ये स्थिति अपने पृथ्वी की, ये हिंदी में देना उत्तरी ध्रुव। अब देखो ये खड़ी वाली रेखा कौन सी है, देशांतर, आगे वाली कौन सी है, अक्षांश। अब जैसे अपना अफ्रीका महाद्वीप है, ये ऐसे अफ्रीका महाद्वीप, देखो इसमें से तीनों रेखाएं गुजर रही है। अफ्रीका महाद्वीप में से भूमध्य रेखा भी जा रही है, कर्क रेखा भी जा रही है और मकर रेखा भी जा रही है। एक चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, हमारी पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश आ रहा है, सूर्य का प्रकाश जब ये भूमध्य रेखा है, इससे उत्तरायण की स्थिति 23.5 डिग्री इससे ऊपर ले जाता है सीधा, और इससे मकर रेखा से नीचे दक्षिण में ले जाता है। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, पृथ्वी अस्थिर है, घूम रही है, हमेशा एक ही जगह पर सूर्य का प्रकाश सीधा नहीं चमकता है। अपने को ये ध्यान रखना। ऋतु परिवर्तन कैसे हो रहा है, पृथ्वी की कितनी गतियां हैं, 2। पृथ्वी जैसे ये सूर्य है और सूर्य के चारों ओर क्या लगा रही है, चक्का लगा रही है। यहाँ ये इसका पथ समझ लो, पथ समझ लो ना, ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी अपनी जगह पर घूम रही है। इसको दैनिक गति कहते हैं ना, परिभ्रमण। क्या कहते हैं, परिभ्रमण। इससे सूर्य का प्रकाश इस पर जा रहा है और पृथ्वी ऐसे सीधी नहीं है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है अपनी जगह पर, ऐसे झुकी हुई है ना। ये जैसे ये रेखाएं कैसे हैं, कर्क मकर। अब यहां से ऐसी स्थिति ये घूमती हुई चलेगी आगे सूर्य के चारों। इससे तो क्या बन रहा है, अपनी जगह पर घूमने से दिन रात, सूर्य का प्रकाश इस साइड में जा रहा है दिन, और इस इधर वाले भाग में क्या है, रात है। ऐसे ये ग्रह सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं, और ग्रहों के चारों चक्कर कौन लगा रहे हैं, उपग्रह। चंद्रमा है ना इसका, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा। चंद्रमा में कोई अपना प्रकाश नहीं है, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमक रहा है और अपने को पृथ्वी पर से दिखाई देता है। चांदनी देखते हैं ना हम रात को, तो क्या है, वो उसके प्रकाश से फिर चमकता है। किसके प्रकाश से चमकता है, सूर्य के प्रकाश से। आप ऐसे समझना है। अब ये पृथ्वी अपनी जगह घूम रही है और अपने घूमने के साथ साथ इसके चारों चक्कर लगा रही है सूर्य, इससे ऋतु परिवर्तन होता है। अब सूर्य का प्रकाश अपन कहाँ है, ये इधर वाला पार्ट है ना, ये इधर वाला, ये एशिया वाला आ गया, और ये इधर जैसे ये है, ये कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पर ये भूमध्य रेखा, ये दक्षिण अमेरिका है, इसे समझ लो। यहाँ पर ये ग्रीनलैंड है, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका। ये पृथ्वी का पहले जैसे कक्षा 11 की बुक में आपने पढ़ा होगा, शुरू में एक ही स्थलीय भूखंड था, एक ही जलीय भाग था, ये पेंजिया था। क्या था, पेंजिया। ये स्थलीय भाग पैंथालासा था। क्या था, पैंथालासा। और फिर बाद धीरे धीरे बाद पेंजिया का क्या हो गया, विखंडन हो गया। इससे आज 7 महाद्वीप बन गए। ये पहले सारे एक जगह जुड़ी हुई थी, सारा का सारा स्थलीय भाग एक जगह पर ही था, इसका टुकड़े होने के बाद विभाजन हो गया। आज अपने पास में क्या है, 7 महाद्वीप है। 7 महाद्वीप है ना, स्थलीय भाग जो जल से ऊपर उठे हुए वो क्या है, स्थल, और बाकी क्या है, जलीय भाग है। आपको ये भी ध्यान होना चाहिए, जलीय भाग तो 71% है और स्थलीय भाग सिर्फ क्या है, 29%। ये है छोटी कक्षाओं में पढ़ा, कक्षा 11 में पढ़ लिया होगा। तो स्थलीय भाग बहुत कम है, तो स्थल पर रह रहे हैं अपने को। तो जल जहां आप जैसे मुंबई वगैरह, गोवा वगैरह, वो तटीय क्षेत्र है ना, भारत का ये तटीय क्षेत्र, वहां जाओगे तो आपको समुद्र दिखेगा अथाह। आप देखोगे इस पृथ्वी पर इतना पानी है, ऐसा अपने को मानव देखो सोचना अपना एक स्वभाव होता है। तो पृथ्वी पर एक्चुअल में अपन ऐसे सोचते हैं यार 70% पानी क्या ऐसा है, हाँ एक्चुअल में है, हाँ मीठा नहीं है, खारा है। कैसा है, खारा। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, ये सारी चीजें आपके दिमाग में स्थायी होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि बाद में ये चीजें बढ़ाऊं। अब जैसे ये अफ्रीका है साहब, सूर्य का जो प्रकाश है, जो मैं बात अब बताने जा रहा हूं उसको ढंग से समझना, याद करना थोड़ा सा। सूर्य का जो प्रकाश है, ये भूमध्य रेखा है ना, 21 मार्च और 23 सितंबर, अभी कौन सा महीना चल रहा है, अगस्त। ये 21 मार्च और 23 सितंबर को कहां चमकता है, भूमध्य रेखा पर सीधा। अपन यहां अपना वाला भारत यही है, भारत की मध्य से कर्क रेखा गुजर रही है, एशिया महाद्वीप में है भारत। अब 21 जून को कहां चमकेगा, सीधा कर्क रेखा पर। 21 जून को कहां चमकेगा, कर्क रेखा पर। और 22 दिसंबर को कहां चमकेगा, सीधा मकर रेखा पर।
अब समझना, ये पृथ्वी इसके चारों चक्कर लगा रही है सूर्य की, इससे क्या हो रहा है, ऋतु परिवर्तन। क्या हो रहा है, ऋतु परिवर्तन। अपन यहाँ है, जब 21 जून को सूर्य की किरणें यहाँ होती है ना, यानी कि भारत के मध्य से 8 राज्यों में से गुजरे है ना कर्क रेखा, कितने राज्यों में से गुजर रही है, 8 में से। यानी कि सूर्य अपन गर्मियों में, जब महीना कौन सा होता है, जून का, मई जून का होता है, सूर्य अपने सिर के ऊपर से जाता ना, इधर से निकलेगा और सिर के ऊपर से निकलेगा। गर्मियों में देखा होगा सूर्य कहाँ से जा रहा है, अपने सिर के ऊपर से, क्योंकि अपने ऊपर सीधी किरणें चमक रही है। अपन कहाँ है, कर्क रेखा के आसपास। अरे भारत में है, भारत में राजस्थान, राजस्थान के दक्षिणी हिस्से से बांसवाड़े से जा रही है ना कर्क रेखा, तो अपने आसपास है। इसका मतलब सीधी किरणें पड़ेगी, एक ही जगह फोकस आएगा, तापमान बढ़ेगा बढ़ेगा। अब जो ही किरणें धीरे धीरे 21 जून से जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 23 सितंबर आ गया, इधर देखो सामने 23 सितंबर, 23 सितंबर के बाद में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये क्या आ गया 22 दिसंबर। दिसंबर के बाद ये, दिसंबर के बाद कौन सा महीना आता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 21 मार्च आ गया। 21 मार्च को सूर्य की किरणें फिर वापस भूमध्य रेखा पर, फिर वापस अप्रैल, मई, जून, ये वापस कर्क रेखा पर। यहाँ सूर्य की किरणें 22 दिसंबर को, दिसंबर के महीने में, जनवरी में क्या होता है, सूर्य देखा होगा पूर्व से निकलेगा, ऐसे तिरछा निकलेगा, निकलता ना। अपन देखते हैं कि सूर्य सर्दियों में, अपनी सर्दियों के उस समय इधर गर्मियां हो जाएगी, इधर क्या हो जाएगी, सर्दियां। यहाँ सीधी किरणें पड़ रही है तो यहाँ तिरछी पड़ेगी, यहाँ सीधी पड़ रही है तो यहाँ तिरछी पड़ेगी। जहां सीधी किरणें चमकती है, सबसे बड़ा दिन होगा वहीं, बड़े दिनों के उधर रातें क्या होगी, छोटी। यहाँ सीधी किरणें पड़ रही है, यहाँ दिन बड़े हो जाएंगे, रातें छोटी हो जाएगी। मैंने आपको ये चीज समझाई होगी पहले भी। 21 जून को सूर्य उत्तरायण में चमकता है और सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध का कौन सा होता है, 21 जून। तो यहाँ सबसे छोटी रात कौन सी होगी, 21 जून ही होगी ना। अरे दिन बड़ा है तो रात क्या हो जाएगी, छोटी। दिन बड़ा है तो रात क्या हो जाएगी, छोटी। यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होगा, 22 दिसंबर। बड़ा दिन सबसे कौन सा है, 22 दिसंबर। तो ये 22 दिसंबर यहाँ क्या हो जाएगा, सबसे छोटा दिन होगा नहीं। यहाँ 21 जून यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे छोटा दिन। यहाँ बड़ा है तो यहाँ छोटा होगा, यहाँ छोटा है तो यहाँ बड़ा होगा। अब बताओ देखिए यहाँ सबसे बड़ी रात कौन सी होगी, यहाँ सबसे बड़ी रात कौन सी होगी, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात कौन सी होगी, 21 जून। अरे 22 दिसंबर, यहाँ सबसे छोटा दिन होगा, वो सबसे बड़ी रात होगी नहीं है। बताओ जब दिन छोटा होता है तो रात क्या होती है, अपन सर्दियों में सोते रहते हैं और 7:30 बजे सूर्य 7:15 बजे निकलता है। अभी गर्मियों में 5:15 5:30 तो उजाला हो जाता है, 6 बजे तक तो सूर्य, तावड़ो उठो, नालायको उठो, कहते नहीं क्या। तो ये चीजें मतलब आपको ये इनको एक व्यवहारिक में लाना है। ये सूर्य कर्क रेखा से मकर रेखा तक चमक रहा है, इन दोनों के बीच में चमक रहा है, ये सर्कुलेशन हो गया। तो यहाँ हमेशा इससे पार्ट से इस पार्ट में क्या रही, गर्मी। इस पार्ट में क्या रही, हमेशा क्या रही, गर्मी। इस भाग को क्या कहेंगे, उष्ण कटिबंध। क्या कहेंगे, उष्ण कटिबंध। ये चीज समझना है, समझ में आ गई क्या। ये पृथ्वी का 23.5 डिग्री कर्क रेखा और 23.5 डिग्री मकर रेखा दक्षिण में, ये उत्तर भाग में, ये बीच में भूमध्य रेखा हो गई। इस भाग को क्या कहेंगे, कौन सा कटिबंध कहेंगे, उष्ण कटिबंध। क्यों कहेंगे उष्ण, क्योंकि यहाँ हमेशा क्या रहती है, गर्मी। समझ में आ रही है ये बात। अब देखो जब कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें होगी ना 21 जून को, तो इस वाले भाग में गर्मी हो जाएगी ना, लेकिन इस वाले भाग में क्या होगी, बहुत ज्यादा ठंड। और जब 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में होगी तो इस वाले भाग में क्या हो जाएगी, ठंड, ठंडी होगी ना, लेकिन इस भाग में गर्मी। भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजर रही है, तो दक्षिण भाग में तो कोई असर नहीं होता है, सर्दियों गर्मी होगा। दक्षिण पार्ट में तो 2, 4, 5 सेंटीमीटर का ऊपर नीचे होता है तापमान, बाकी हमेशा क्या रहती है। अरे भारत के जैसे ये भारत है और भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजर रही है, ये कर्क रेखा है ना, इसके नीचे वाला भाग क्या है, उष्ण भाग है, हमेशा गर्मी रहती है। तो यहाँ आप मुंबई जाओ, इधर चेन्नई जाओ, आपको सर्दियां देखने को नहीं मिलेगी हमेशा पूरे 12 महीने। लेकिन उत्तरी भाग में अपन तो यहाँ पर थोड़ा सी उत्तर में है, तो अपन तो ऋतुओं का आनंद लेते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर वगैरह इधर जाओगे ना तो यहाँ पर तो ठंडी रहेगी ना ज्यादा। हिमाचल प्रदेश वहाँ हमेशा बर्फबारी रहती है, गर्मियों में भी वहाँ पर क्या